Hello and everyone, how are you all? I hope you all are good and fantastic. So guys, today we are starting a new topic which is related to biology. आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विथ ए ग्रेट मोटिवेशन कोट कि मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में ज़रा हिम्मत तो रख, कि मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में ज़रा हिम्मत तो रख और सपने बदलेंगे हकीकत में, सपने बदलेंगे हकीकत में, ज़रा मेहनत तो कर, ज़रा मेहनत तो कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास हमारी होगी बायोलॉजी पर, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी की यदि बात करें, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता है बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी वर्ड बना हुआ है बायोज प्लस लोगोज, बायोज प्लस लोगोज, बायोज प्लस लोगोज। अब बायोज का मतलब क्या होता है? बायोज का मतलब होता है लिविंग। बायोज का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? सजीव। बायोज का मतलब क्या होता है? सजीव या लिविंग्स। और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, टू स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, यानी जो भी लिविंग थिंग्स होती है इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी किससे बना हुआ है? बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब सबसे आगे ये बात आती है कि जो सजीव होते हैं, सजीव होते क्या हैं? ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सजीव होते क्या है, सजीव क्या होते हैं। तो देखो, यानी ऐसे जीव जिनमें ये प्रोसेस होती हो। कौन कौन सी? ऐसे जीव जिनमें क्या हो? रेस्पायरेशन हो, यानी ऐसे जीव जिनमें क्या हो? रेस्पायरेशन हो, जो श्वास लेते हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ठीक है, जो श्वास लेते हो। फिर आगे है जो न्यूट्रिशन लेते हो, जो न्यूट्रिशन लेते हो वो भी क्या होंगे? वो भी सजीव होंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन लेंगे, यहाँ पर किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अदरवाइज वह जीवित नहीं रह पाता है। जैसे आप लेते हो भोजन के रूप में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये सभी क्या होते हैं? जो हमारे न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर देखो, यदि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसका डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसका पाचन। यदि देखो कोई भी व्यक्ति रेस्पायरेशन ले रहा, श्वसन ले रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है? सजीव है, लिविंग है। ठीक है, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। यह व्यक्ति पोषण ले रहा है तो उसका मतलब वो क्या है? सजीव है, यानी जो भी थिंग्स है वो पोषण ले रही है, इसका मतलब क्या है? वो है लिविंग थिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि उसमें डाइजेशन हो रहा है, जो भी उसने न्यूट्रिशन जो भी ग्रहण किया उसका डाइजेशन हो रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है? सजीव है। ठीक है, डाइजेशन के बाद में फिर यदि उसमें एक्सक्रेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। यदि उसमें एक्सक्रेशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो भी लिविंग है, सजीव है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि उसमें सर्कुलेशन हो रहा है, यदि उसमें सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण हो रहा है, यदि उसमें सर्कुलेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? वह एक लिविंग बॉडी है। और यदि उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही हो, यदि उसमें क्या हो रही हो? ग्रोथ हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है? वह लिविंग है, यानी जिसमें ग्रोथ हो रही हो उसका मतलब क्या होगा? वह लिविंग है। और उसके बाद में यदि उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरा होती है। तो यहाँ पर ये सारी, यानी एक सजीव में ये सारी प्रोसेस होनी कंपलसरी है। यदि ये जिसमें ये सारी प्रोसेस हो रही हो, इसका मतलब वो क्या है? एक लिविंग बॉडी है, यानी एक सजीव है। उसका मतलब क्या है? उसमें रेस्पायरेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यानी ये सारी जिसमें प्रोसेस हो रही हो, इसका मतलब वो क्या है? एक
लिविंग बॉडी है, यानी एक सजीव है। इसका मतलब यह क्या होगा कि वह क्या एक सजीव है जिसमें जो श्वास ले। अब जैसे बात करते हैं यदि ह्यूमन है, यानी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वह क्या है, एक सजीव है। जैसे हम सजीव है, लेकिन उसके साथ हम किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की भी बात करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी क्या होते हैं, सजीव में आते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो पेड़ पौधे वो किस प्रकार सजीव होते हैं, तो देखो बात करते हैं यदि रेस्पायरेशन की, तो वह रेस्पायरेशन के रूप में जो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। फिर आगे बात आती है न्यूट्रिशन। तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए, जैसे मिनरल्स वगैरह जो भी जड़ों के रूट्स के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है। और यदि बात करें उसमें एक्सक्रेशन की, उत्सर्जन की बात करें, तो उसमें पेड़ में उत्सर्जन के रूप में जैसे लेटेक्स और हमें गोंद मिलता है, तो वो किसके रूप में मिलता है, उत्सर्जन के रूप में मिलता है। फिर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ग्रोथ। तो ये जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी भी एक प्लांट को छोटे प्लांट को देखते हो, तो आप कुछ समय बाद में जब उस प्लांट को दोबारा देखते हो तो वह उसमें किसी न किसी प्रकार की ग्रोथ आपको नजर आती है उसमें। तो इसका मतलब उसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर ये सभी प्रोसेस जिसमें होती है वह क्या कहलाता है, लिविंग्स कहलाता है, सजीव कहलाता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी सजीव माना गया है। जिस प्रकार से ह्यूमन को सजीव है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी लिविंग थिंग में ऐड कर लिया गया है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए यदि बात करें हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। यदि बात करें हम बायोलॉजी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो यदि बात करें तो बायोलॉजी को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को देखो कौन कौन से है। पहला पार्ट है बायोलॉजी का है जूलॉजी। अब देखो यहाँ पर जूलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहला पार्ट है जूलॉजी, फिर सेकंड पार्ट है हमारा बॉटनी, और थर्ड पार्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। यानी 3 भागों में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। यानी बायोलॉजी को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जूलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करें जूलॉजी को, तो हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी हम जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी किसी एनिमल्स के बारे में स्टडी, वो क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी कहलाती है। और यदि बात करें कि ह्यूमंस, तो ह्यूमंस भी किस में आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं एनिमल्स में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स है वो किस में काउंट किए जाते हैं, ह्यूमंस है एनिमल्स में काउंट किए जाते हैं। अब यदि बात आती है कि यदि बॉटनी, तो बॉटनी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बॉटनी। यानी बात करें यदि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन है वो किस में करेंगे हम, बॉटनी में, ठीक है। फिर आगे है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी सूक्ष्म जीव है कौन कौन से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई, इन सभी के बारे में किस में अध्ययन करेंगे हम, माइक्रोबायोलॉजी में। किस के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंजाई, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबायोलॉजी में। यदि हम बात करें बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है, और वायरस को विषाणु, एल्गी यानी शैवाल होते हैं, और फंगाई यानी कवक होते हैं। इन सभी के ये सभी किस में काउंट किए जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ये सभी आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, इनको कहा जाता है जूलॉजी कहा जाता है। अब जनक किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। फादर यानी इसका मतलब होता है जनक, यानी जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर बात आती है जूलॉजी का जनक कहा जाता है एरिस्टोटल। किसको, एरिस्टोटल, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है अरस्तु। अरिस्टोटल यानी अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात आती है जूलॉजी,
का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि बॉटनी का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी, तो उसको किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टिस को। थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी का जनक कहा जाता है, थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। फिर आगे बात आती है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, यानी यदि आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो क्या जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। तो यदि आपको पूछा जाए, सबसे पहले बायोलॉजी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जूलॉजी, सेकंड बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। यदि आपको पूछा जाए कि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। फिर आता है सेकंड आता है जो बॉटनी है, तो बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। और यदि आपको पूछा जाए माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। अब यदि बात आती है कि यहाँ पर जो जूलॉजी का या बायोलॉजी का जनक है अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी, दी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, यानी जो 80% बायोलॉजी के बारे में किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। तभी तो देखो बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी 80% बायोलॉजी है वो किसने बताई थी? 80% बायोलॉजी अरस्तु ने बताई थी। इसलिए जो यदि आपको पूछे जंतु विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उसको अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि यहाँ पर जो वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रास्टिस को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। तो कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। यानी इस पुस्तक में इन्होंने थियोफ्रास्टिस ने पूरी कंप्लीट रूप से जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी प्लांट्स थे, उनमें विस्तृत रूप से इन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम बुक में बताया था। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एंटोनी ल्यूवेनहॉक को ही माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पर एंटोनी ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की थी। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किन्होंने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। यदि बात करें एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, तो यदि बात करें स्पर्म सेल की भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्पर्म सेल की यानी जो शुक्राणु होती है उसकी खोज भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और यदि आप आगे बात आती है जो प्रोटोजोआ उसकी भी खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। तभी देखो सूक्ष्म जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका जनक कहा जाता है उसको एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा था बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के 3 भाग हो गए, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जूलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। क्योंकि अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इनमें 80% जो एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में इन्होंने अरस्तु ने बताया था। फिर है यहाँ पर बॉटनी, तो बॉटनी का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टिस को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी बुक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम में प्लांट्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया था, तभी इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टिस को। फिर आगे आता है फिर माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में, वायरस, एल्गी और शैवाल, इन सभी के बारे में जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है या माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यदि बात आती है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। क्योंकि जो बैक्टीरिया के बारे में सर्वप्रथम खोज की थी वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। यहाँ पर देखो फिर आता है यदि बॉटनी, तो ये तो हो गए बॉटनी। अब यदि बात आपको पूछा जाए कि बॉटनी है नाम बायोलॉजी नाम किसने दिया, यदि आपको पूछा जाए कि बायोलॉजी नाम है किसने दिया, तो सर्वप्रथम बायोलॉजी नाम दिया था 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे?
लेमार्क और ट्रीवेनियर्स ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1802 में बायोलॉजी नाम दिया था। तो यदि आपको पूछा जाए कि बायोलॉजी नाम है सर्वप्रथम किसने दिया, तो बायोलॉजी नाम है सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क और ट्रीवेनियर्स, इन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी नाम दिया था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमारे शरीर में सबसे यदि छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, यदि हमारे शरीर की यदि आपको पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। यानी द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। यानी जो भी मानव है वो उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। देखो कोशिका होती है, और यदि कोशिका को एक सिंगल कोशिका है, सिंगल कोशिका को क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट कहा जाता है। सिंगल कोशिका, एकल कोशिका को कहा जाता है जाइगोट। यदि हमारी कोशिका हमारे शरीर की सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी शरीर में सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। अब आगे बात आती है कि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तक। और सेल को क्या कहा जाता है? कोशिका। देखो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका हो गई। और ग्रुप ऑफ कोशिका यानी कोशिकाओं का एक समूह मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता है, यानी जिसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं। अब यदि आपको पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो यहाँ पर देखो उत्तकों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं यानी हमारे अंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी जो भी उत्तकों का जो समूह होता है वो क्या बनाता है? हमारा ऑर्गन बनाता है। और यदि आपको पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को क्या कहा जाता है? अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अंग तंत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है कि ऑर्गन सिस्टम होते क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी प्रीसंचरण तंत्र। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मस्कुलर सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी जैसे नर्वस सिस्टम, ये सभी क्या है? ऑर्गन सिस्टम के ही पार्ट है। कौन से? ऑर्गन सिस्टम। जैसे देखो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। फिर देखो यहाँ पर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में आता है देखो नर्वस सिस्टम। फिर यदि आगे और बात करें तो देखो नर्वस सिस्टम के बाद में होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। यानी ये क्या होते हैं? यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी हमारे सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र में कौन कौन से आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे परिसंचरण तंत्र में जिसमें हमारा जैसे रक्त हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है पाचन तंत्र, यानी किस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में। फिर उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रजनन तंत्र, जैसे किस प्रकार से जो हमारे शरीर में जो भी गेमेट सेल्स होती है, जैसे ओवम होती है, जैसे स्पर्म होती है, तो वो किस प्रकार से कार्य करती है, वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर है नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, यानी किस प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से मैसेज को बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको हम किस प्रकार से शरीर से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो ये सभी हाँ आगे पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे ये सभी किसके पार्ट है? ऑर्गन सिस्टम के पार्ट है। और इन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनती है? हमारी बॉडी। क्या बनती है? बॉडी यानी शरीर बनता है। तो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनती है? यदि आपको पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। और सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनकर बनते हैं हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर हमारा बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिससे ऑर्गन सिस्टम में ये सारे सिस्टम हमने देख लिए। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी, पूरी कंप्लीट बॉडी बनाते हैं।
तो ये आज तक हमने ये देख लिया। तो हमारा शरीर का किस प्रकार से जो निर्माण होता है ये आपने देख लिया। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहलाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। यदि हम ह्यूमन के विभिन्न ऑर्गन्स के बारे में, विभिन्न ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी मानव शरीर के विभिन्न ऑर्गन सिस्टम के बारे में, यदि सभी ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाएगा। यानी विभिन्न अंगों के बारे में जानना क्या कहलाएगा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में किस किस के बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यानी किस प्रकार से हम श्वास नाक के द्वारा लेते हैं, किस प्रकार से हमारे जो फेफड़ों में किस प्रकार से ऑक्सीजन जाती है और किस प्रकार से ऑक्सीजन का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाती है, किस प्रकार से कार्य करती है, यह सभी हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड नंबर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिसको क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? यानी परिसंचरण तंत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं रक्त के बारे में। किसके बारे में? ब्लड यानी रक्त, और उसके बारे में बाद में हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड क्या होता है? रक्त के बारे में। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारा रक्त है वो कार्य करता है। जैसे किस प्रकार से हमारा रक्त है 24/7, यानी 24/7 हमारा रक्त है सर्कुलेट करता रहता है। पूरे दिन और रात है हमारा रक्त है सर्कुलेट करता रहता है। और इस रक्त को पंप करने का कार्य करता है हमारा हृदय। यानी एक हृदय हमारा एक ऐसा अंग है जो कभी भी है अपनी लाइफ में कभी भी रेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो इसको रक्त को पंप करने वाला कौन होता है? हृदय होता है। ठीक है, हार्ट होता है। तो हार्ट में हम ये पढ़ने वाले किस प्रकार से हार्ट है हमारे ब्लड को प्योर करता है, शुद्ध करता है। किस प्रकार से जो कौन कौन सी शिराएं होती है, कौन कौन सी होती है शिराएं, धमनियाँ होती है, कौन सी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, कौन सी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हृदय में। और फिर है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है रक्त वाहिनियाँ जिसमें हम जो शिरा और धमनी के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद में हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखो पाचन तंत्र में हम मुख से लेकर एनस तक, मुख से लेकर एनस यानी क्या होती है? गुद्दा। यानी मुख से लेकर एनस तक भोजन की जो भी प्रोसेस होगी वो किस में डिस्कस करेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम में। यानी माउथ से लेकर एनस तक की, एनस को हिंदी में कहा जाता है गुद्दा। ठीक है, तो यहाँ पर माउथ से लेकर एनस तक की जो भी प्रोसेस होगी वो सभी किस में आएगी? वो आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसमें जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ यूज की जाती है, तो इसमें हम विस्तृत रूप से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में आगे डिस्कस करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? किडनी के बारे में। किसके बारे में?
किडनी में हिंदी में कहा जाता है इसको वृक्क कहा जाता है। यानी किडनी में हम इस कैसे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किडनी कार्य करती है, किस प्रकार से किडनी है हमारे रक्त का भी प्यूरिफिकेशन करती है, फिल्ट्रेशन करती है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तृत रूप से किडनी के बारे में। फिर आगे आता है 5 नंबर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जिसको क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कंकाल तंत्र। हिंदी में कहा जाता है कंकाल तंत्र। यानी कंकाल तंत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक मानव में कितनी हड्डियां होती है, यानी बच्चों में कितनी हड्डियां होती है, एक एडल्ट वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, और हड्डियों से होने वाले जो भी रोग है। यानी इसमें हम देखें इन्फेंट में कितनी हड्डियां होती है, जैसे इन्फेंट में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। और यदि बात करें एडल्ट की, एडल्ट यानी कोई वयस्क है, तो वयस्क में 206 हड्डियां होती है। इनमें विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे कि टोटल कितनी हड्डियां होती है, हाथों में कितनी होती है, कितनी पैरों में होती है, कितनी हमारे चेहरों में होती है, कितनी हमारे जो स्कल होती है खोपड़ी में होती है। ठीक है, तो इनमें हम विस्तृत रूप से स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। और फिर जो भी बोन से होने वाले डिजीज है, बोन डिजीज, उनके बारे में अध्ययन करने हैं। हड्डियों से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं वो इसमें कंकाल तंत्र में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम में। और फिर 6 हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तंत्रिका तंत्र में हम नर्वस के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हमारी न्यूरॉन्स है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे हाथ में कभी सुई चुभती है, तो तुरंत ही क्या करते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, तुरंत है मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं हमारे ब्रेन तक। तो यहाँ पर आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में। फिर आगे इसके बाद में मस्कुलर सिस्टम यानी जिसको कहते हैं मांसपेशी तंत्र। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मसल्स के बारे में, यानी हमारे मसल्स के बारे में। जैसे हमारी एक जीभ है, तो जीभ में किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं होती है। इसमें ये भी हमारी जीभ क्या है, टंग इज मस्कुलर ऑर्गन, यानी टंग क्या है, जीभ क्या है, हमारी मांसपेशीय अंग है। तो इसमें मांसपेशियों टोटल हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम में। और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको क्या कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे हम जो भी विस्तृत रूप से आगे डिस्कस करेंगे, यानी कौन कौन से जो भी फीमेल ऑर्गन है, कौन कौन से मेल ऑर्गन है जो रिप्रोडक्ट में काम आने वाले हैं, तो वो इस विस्तृत रूप से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।